साथियों नमस्कार। कल की वीडियो में आपने जाना था गेहूं की कुछ अगेती किस्मों के बारे में जिनमें कि लास्ट ईयर जिन्होंने ज़्यादा अच्छे उत्पादन दिए उन किस्मों के बारे में मैंने बताया था। तो जिन भी किसान साथियों ने अगेती किस्मों की तैयारियां करी हैं या पिछेती किस्मों की बुवाई करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में पिछेती किस्मों को भी शामिल किया गया है। इसके साथ में आपको संपूर्ण ट्रीटमेंट किस टाइप से करना है बीज का उसके बारे में, और यहाँ पर सबसे मुख्य जो पॉइंट होता है वो खरपतवार नियंत्रण होता है। खरपतवारों को कैसे नियंत्रित हमें करना है, इसके साथ में सिंचाई किस समय पर सबसे अच्छी रहेगी और सिंचाई के साथ में संपूर्ण खाद शेड्यूल के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं, जिससे कि जिन भी किसान साथियों को गेहूं की बुवाई करनी है वो किसान साथी यहां पर कोई भी पॉइंट छूटे बिना अपने खेत की संपूर्ण ट्रीटमेंट कर सकें, जिससे कि उन्हें अच्छे उत्पादन देखने को मिले। साथियों यहां पर सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं कुछ किस्मों के बारे में जिनमें से अगर आपने किसी किस्म का चुनाव नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी किस्में हैं और अगर इनमें से किसी भी किस्म का आप चुनाव करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों अगर बात करूं मैं यहां पर DBW 303 की, तो ये जबरदस्त वैरायटी है, आप इसमें से चुनाव कर सकते हैं और ये करण वैष्णवी के नाम से है और इसकी उपज बहुत अच्छी रहती है। दूसरी इसी की वैरायटी है DBW की 332 और इसका उत्पादन भी बहुत जबरदस्त रहता है। इसके साथ में आप DBW 327 ले सकते हैं, इसका उत्पादन भी बहुत गजब का रहता है। इसकी पैदावार बहुत अच्छी है, बशर्ते कि थोड़ी सी गेहूं की लंबाई ज़्यादा रहती है और उसके ट्रीटमेंट मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि लंबाई ज़्यादा नहीं होगी, गिरने के चांसेस कम रहेंगे और उत्पादन ज़्यादा होगा। साथियों अगर मैं बात करूं यहाँ पर गेहूं की वैरायटी अगली की, तो ये HD 2967 है। इसकी पैदावार भी अच्छी रहती है और ये रोगों से भी मुक्त रहती है काफ़ी हद तक। साथियों श्री राम का 303 वैरायटी भी आप पूसा यशस्वी के नाम से ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। तो ये अगेती किस्म यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली। इसके बाद में अब जानेंगे संपूर्ण शेड्यूल के बारे में। तो देखिए बीज की जो भी मुख्य किस्में हैं उनका चयन आप इनमें से कर लीजिए अगर अगेती बुवाई करना चाहते हैं। अगर पिछेती बुवाई करना चाहते हैं तो PBW 373 बहुत अच्छा है और PBW 590 ये अच्छी किस्में हैं अगर आपकी अच्छी ज़मीन है तब। अगर आपकी ज़मीन थोड़ी ऊसर टाइप की है और ज़मीन की पैदावार थोड़ी कम है तो KRL 213 और KRL 210 ले सकते हैं। ये जो थोड़ी कमज़ोर मिट्टी होती है उसके लिए अच्छे रहते हैं। साथियों बहुत सारे किसान भाइयों का सवाल रहता है कि तापमान कितना रहना चाहिए जब हम बीज की बुवाई करें, तो तापमान और बीज की गहराई के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। साथियों बुवाई के समय औसत तापमान 21 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहना चाहिए। अच्छे जमाव के लिए 16 से 20 डिग्री टेम्परेचर और भी अच्छा माना जाता है। साथियों बीज की गहराई की यदि बात करें तो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हमें बीज की गहराई नहीं रखनी चाहिए, इससे बीज के ऊपर थोड़ा सा बर्डन बढ़ जाता है। साथियों अगर लाइन से लाइन की दूरी की बात करें तो 22.5 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए। पिछेती वैरायटियों के लिए लाइन से लाइन की दूरी 15 से 17.5 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फुटाव कम आता है और फुटाव कम होने की वजह से उत्पादन हमारा डाउन ना हो, इसलिए बीज थोड़ा ज़्यादा हमें डालना होता है। साथियों अगेती किस्मों का बिजाई का जो समय रहता है वो नवंबर के पहले सप्ताह से अंतिम सप्ताह तक माना जाता है। अगर बीज की दर की बात करें तो 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें अगेती किस्मों में डालना चाहिए। साथियों पिछेती किस्मों की अगर बुवाई की बात करें तो दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह तक हम पिछेती किस्मों की बुवाई कर सकते हैं और बीज यहाँ पर प्रति एकड़ 60 किलोग्राम हमें डालना चाहिए। साथियों खाद व उर्वरक की बात करें तो देखिए नाइट्रोजन की मात्रा यानी यूरिया खाद की 120 किलोग्राम प्रति एकड़ तक हमें रखनी चाहिए टोटल फसल के लिए। फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति एकड़ और पोटास 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के साथ में सल्फर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ तक, जो कि हमारा एक एवरेज शेड्यूल कहता है। लेकिन हमारी कुछ जो तकनीक हैं उनके माध्यम से हम अपने खाद को कम कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आगे आपको जानकारी दूंगा। साथियों यहाँ पर बात करेंगे 1/3 नाइट्रोजन हमें बिजाई के समय डाल देनी चाहिए, यानी 1/3 यूरिया खाद 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। फास्फोरस जितना भी डालना है यानी DAP जितना भी डालना है वो हमें बिजाई के समय ही डाल देना चाहिए। पोटास हमें बिजाई के समय पर ही लगा देना चाहिए। साथियों सल्फर की अगर बात करें तो सल्फर को बिजाई से पहले खेत की पलेवा करते समय हमें अपने खेत में बुरकाव कर देना चाहिए, क्योंकि सल्फर को DAP के साथ में मिला के नहीं लगाया जा सकता, इसलिए हमें इसको पहले ही लगा देना चाहिए। साथियों बचे हुए नाइट्रोजन का जो आधा हिस्सा है उसे हमें पहले पानी पर दे देना चाहिए और जो आधा हिस्सा बचा उसे हमें यानी पानी के दूसरे पानी पर इसे लगा देना चाहिए। ये तरीका कहता है जो कि गेहूं की उपज के मामले में ज़्यादा बढ़िया रहता है। सामान्यतः गेहूं की सिंचाई 3
और ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 करनी चाहिए। और बहुत सारे खेत ऐसी ज़मीनें होती हैं जहाँ पर कि पानी की कम ज़रूरत पड़ती है, तो वो 3 सिंचाई में भी अपने खेत में पकाव कर सकते हैं। साथियों, अगर बात करें यहाँ पर मिट्टी की संरचना की और मौसम के अनुसार पानी लगाने की, तो देखिए अगर बरसात हो रही है तो 5 से भी कम पानी आप लगा सकते हैं। लेकिन सफ़ेद जड़ों के बनने के समय, यानी कि जैसे ही हमने पहला पानी लगाने के लिए जाना है उस समय पर थोड़ा ध्यान हमें देना होगा। और बालियां बनते समय, क्योंकि अगर इस समय पानी की थोड़ी सी भी शॉर्टेज पड़ी तो आपका सीधे उत्पादन पर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो साथियों, सबसे पहले अब बात करेंगे यहाँ पर सिंचाई के समय की। तो खेत अगर पलेवा किया हुआ है तो सिंचाई आपको यहाँ पर 27 से 28 दिन पर करनी होगी। अगर खेत की पलेवा नहीं करी है तो आप 21 दिन पर भी अपने पहली सिंचाई कर सकते हैं। साथियों, खरपतवार प्रबंधन की मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि खरपतवार को रोकना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो खरपतवार को रोकने के लिए बिजाई के 3 दिन के अंदर अंदर अगर आप पेंडिमेथलिन दवा 1 लीटर से 1.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पानी के साथ में मिला के 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे कर देते हैं 1 एकड़ जमीन में, तो ये आपके खरपतवारों को काफ़ी हद तक रोकने में सक्षम होगा। साथियों, अगर उगे हुए खरपतवार हैं और आपके खेत में खरपतवार उग चुके हैं तो 30 से 35 दिन पर, पहली सिंचाई करने के बाद में 30 से 35 दिन पर आप यहाँ पर खरपतवार के लिए एक पहला स्प्रे कर सकते हैं। और 120 से 150 लीटर पानी के साथ में मिलाकर यहाँ पर आपको स्प्रे करना होगा। साथियों, अगर आपके खेत में पतली पत्ती के खरपतवार हैं तो उनके लिए आपको एक्सेल 5 EC के नाम से एक दवा आती है, 400 ml डोज होती है। और अगर इसकी मैं एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करूं तो पिनॉक्साडेन के नाम से ये साल्ट आता है, आप इसे लेकर भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। ये पतली जो पत्ती के खरपतवार होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पर दूसरे मैं साल्ट की बात करूं तो फिनॉक्सोप्राय प्यूमा पावर के नाम से आता है 400 ml में प्रति एकड़ के हिसाब से। इसे भी आप 120 से 150 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के लिए यहाँ पर मेट सल्फ्यूरॉन ले सकते हैं आप, एल ग्रिप के नाम से आता है 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और कारफेंट्राजोन एफिनिटी के नाम से आता है 20 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। साथियों, 2,4-D बीड मार के नाम से आता है 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर इसका भी स्प्रे आप चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को खत्म करने के लिए कर सकते हैं। साथियों, चौड़ी और संकरी अगर दोनों प्रकार के खरपतवार हैं तो इनको खत्म करने के लिए आपको आइसोगार्ड 75 WP 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगाना होगा। और अगर इसके मैं साल्ट की बात करूं यहाँ पर तो आइसो प्रोट्यूरॉन के नाम से ये साल्ट आता है, आप इसे लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिला के स्प्रे कर सकते हैं। ये दोनों प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए अच्छा रहेगा। तो अगर आप 2,4-D को मकोई नाम का जो पौधा होता है उसे खत्म करने के लिए लगा रहे हैं तो मकोई नाम का पौधा इससे खत्म नहीं होता और बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि ये पहले दब तो जाता है लेकिन उसके बाद में फिर ये उभरने लगता है और फिर ये पौधा आगे बढ़ के बहुत ज़्यादा फसल को नुकसान पहुँचाता है। इसलिए 2,4-D का उपयोग इस पौधे को खत्म करने के लिए ना करें। उसके लिए आपको यहां पर सैनकोर नाम की दवा जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार को मारने के लिए होती है उसे आप खाद के साथ में मिलाकर उपयोग करेंगे तो वो उस पौधे को खत्म करने में सक्षम होती है। साथियों, मैं इस पर पूरी प्रॉपर वीडियो दे दूंगा जिसके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि हमें सैनकोर कितनी मात्रा 1 एकड़ जमीन में मकोई और इस टाइप के जो पौधे होते हैं उन्हें खत्म करने के लिए लगानी चाहिए। साथियों, यहां पर अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की तो बीज का ट्रीटमेंट हमें कैसे करना चाहिए। बहुत सारे किसान साथियों के घर के गेहूं होते हैं जिनकी बुवाई वो खेत में करते हैं। आप एक बात का विशेषकर ध्यान रखिए कि पिछले साल आपके खेत में जो भी खरपतवार रहे थे गेहूं में, वो खरपतवार सीधे चले जाते हैं और वो खरपतवार के जो दाने होते हैं वो गेहूं के साथ में मिक्स रहते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने गेहूं की छटाई कर लें। छटाई कैसे करनी है, किसी भी बड़े छटने के साथ में डाल के उसमें से जो बारीक दाना होता है उसे निकाल दें और जो खरपतवार का दाना है उसे निकाल दें, वरना वो खरपतवार साथ में जम के आता है और वो बहुत तगड़ा होता है। ठीक है, इसलिए आप अपने गेहूं की पहले छटनी कर लें। छटनी करने के बाद में तब उसे ट्रीट करें। और ट्रीट किस टाइप से करना है साथियों, बहुत ज़्यादा गेहूं को भिगाना नहीं है पानी के साथ में, बहुत हल्के छींटे लगाने हैं और उसके साथ में आपको लगभग 5 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से कार्बेंडाजिम मैनकोजेब लेना है। कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63%। इस दवा के साथ में अपने गेहूं को अच्छे से कोट कर लें, ट्रीट कर लें। ठीक है,
और इसे लगभग 24 घंटे पहले अगर ट्रीट करेंगे तो और बढ़िया रहेगा। अदरवाइज आप 12 घंटे पहले यानी कि शाम के समय इसे ट्रीट करें और सुबह इसकी बुवाई कर दें। छांव में पूरी रात गेहूं को सुखाना आपको होगा। साथियों, अगर आप ट्राइकोडर्मा से अपने गेहूं को ट्रीट करना चाहते हैं तो इसको आपने 72 घंटे पहले ट्रीट करना होगा और लगभग 4 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से ट्राइकोडर्मा आपको गेहूं के साथ में मिलाना होगा, जिससे कि आपका ट्रीटमेंट अच्छा हो सके और इससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कार्बेंडाजिम मैनकोजेब के अलावा आप किस दवा का उपयोग कर सकते हैं, तो बहुत सारी ऐसी फंगिसाइड दवाएं हैं जिनके माध्यम से आप अपने बीज को ट्रीट कर सकते हैं। किसी भी अच्छे फंगिसाइड के साथ में ट्रीट कर लो, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती। लेकिन गेहूं के बीज से जुड़ी हुई यहाँ पर मैंने आपको महत्वपूर्ण किस्मों के बारे में जानकारी दी, और जिन भी किसान साथियों को बीज से जुड़ी हुई और भी कोई क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर चाहते हो कि ये वीडियो दूसरे किसान भाइयों के लिए भी मिले तो आप उनको शेयर जरूर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।